अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू जायज़ा पर आपका मेज़बान डॉक्टर फैसल जहाँ। और जनाब आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने लगे हैं जो आपकी और मेरी सेहत से रिलेटेड है, यानी कि हम बात करेंगे फ़िज़ियोथेरेपी पे। जी जनाब, फ़िज़ियोथेरेपी के बारे में माशरे में जो है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स वो पाए जाते हैं। फ़िज़ियोथेरेपी है क्या? कौन-कौन से ऐसे मौके हैं या कौन-सी ऐसी डिज़ीज़ेज़, बीमारियाँ, डिसऑर्डर्स हैं कि जहाँ पर हमें फ़िज़ियोथेरेपिस्ट की तरफ जाना चाहिए? कुछ लोग ऑर्थोपेडिक और जो इसका डिफरेंस है फिजियोथेरेपी का, उसको जानना चाहेंगे। कुछ जानना चाहेंगे कि कहाँ-कहाँ पर, किन मसल्स में एक्सटर्नल या इंटरनल हमें यहाँ पर इसके क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या स्कोप है इसका? और बढ़ती हुई तादाद फिजियोथेरेपिस्ट की पूरे मुल्क में, उनके बारे में क्या पॉलिसीज़ हैं और किस तरीके से वो अपना स्कोप, अपनी बेहतरी बना सकते हैं, अपनी फ्यूचर बना सकते हैं। आज बहुत सारी फिजियोथेरेपी के हवाले से बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं जिनका एक वसी तजुर्बा है आपकी और हमारी सेहत को बहाल करने के हवाले से, और जनाब उनकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जी नाज़रीन, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शान अली, जो कि सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं और जनाब हाली क्वालिफाइड हैं और एक अरसे से जो है वो आपकी हमारी हम लोगों की खिदमत जो कर रहे हैं और फिजियोथेरेपी के हवाले से खिदमत अपनी अंजाम दे रहे हैं। मुल्तान शहर से इनका ताल्लुक़ है और शहर औलिया में जो मुख्तलिफ साइड से दूसरे इलाकों से आने वाले लोग हैं उनको सर्व कर रहे हैं। मुख्तलिफ तो मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब आप ज़रा पहले इन डिटेल थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कराइए, अपना पोर्टफोलियो बताइए थोड़ा, तब लोगों को पता चले कि आप आपकी फिजियोथेरेपी में क्या एक्सपर्टीज़ है। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शान अली है और मेरी ग्रेजुएशन जो है वो मुल्तान मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज इब्न सीना हॉस्पिटल से है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंडर है। और मेरा ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी में एमएस है, बड़ा मास्टर है, जो कि मैंने की है रिपा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर से। और सर मेरी जो क्लिनिकल सर्विसेज है पूरी वो लास्ट 3 to 4 ईयर तक मेरा एक्सपीरियंस 4 ईयर का एक्सपीरियंस क्लिनिक का है बड़ा, जो कि मैंने डिफरेंट सेटअप्स में अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, लाइक अल्कनी मेडिकल कॉम्प्लेक्स, निश्ता रोड, मुल्तान, ईमान हॉस्पिटल, जकिया टाउन, और केम्स फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, मॉडल टाउन। ये एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा है, अच्छा पेशेंट का एक्सपोजर रहा है और काफ़ी ज़्यादा इसमें इंटरेक्शन मिला है और पेशेंट के साथ काफ़ी अच्छी गपशप रही है और उनकी जो है ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट की है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है लोगों के ज़हन में वो क्या है, आप थोड़ा वाज़ेह कीजिए। और इससे इस कॉन्सेप्ट को क्या होना कैसा चाहिए? आप क्या समझते हैं कि फिजियोथेरेपी किन किन प्रॉब्लम्स में, हड्डियों जोड़ों के अलावा इंटरनल एक्सटर्नल किन किन जगहों पर काम आ सकते हैं, और लोगों का इस पर ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए प्लीज़। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, जो कि अवेयरनेस के लिए ज़रूरी भी है। पहले तो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब जो माशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस हो चुकी है। एक्चुअली फिजियोथेरेपी को मैं जनरली अगर सादा लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करूँ तो मतलब बगैर दवाई और बगैर सर्जरी से आपने इलाज करवाना है। हुँ। ठीक है, अब लोग इस तरह है कि वो लोग बहुत ज़्यादा थक चुके हैं दवाइयाँ ले लेके, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लोग फिजियोथेरेपी की तरफ खुद मूव कर रहे हैं। पहले इतनी ज़्यादा अवेयरनेस थी, अब इतना हो गया कि डॉक्टर्स भी फिजियोथेरेपिस्ट को जो है ना वो पेशेंट रेफर कर रहे हैं कि ये जो केस है वो एक फिजिकल थेरेपिस्ट का है और जो कि वही डील करेगा। इसके जो हमारे पास डोमेन है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, बड़ी लाइक एक फिजिकल थेरेपिस्ट हर एक में जो है हेल्प आउट कर सकता है। अगर मैं स्टार्ट करूँ पीठ से, तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बड़े जो कि पैदाइशी तौर पर माजूर होते हैं। उनमें से सबसे बड़ी हम कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं सीपी की, सेरेब्रल पाल्सी जिसको हम कहते हैं। तो वो एक फिजिकल थेरेपिस्ट के अलावा जो है उसमें हेल्प आउट फिजिकल थेरेपिस्ट करता है। इसके अलावा हम चले जाएं इसमें ऑर्थोपेडिक में, ठीक है, तो उसमें हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाता है, जिसमें घुटनों का मसला आ जाता है। फ्रोजन शोल्डर अगर डायबिटीज़ के बाद फीमेल में ज़्यादा हो जाता है, उसमें फिजिकल थेरेपिस्ट के अलावा जो है ये पॉसिबल नहीं है कि वो ठीक हो जाए। इसके अलावा बहुत सारे और मसले हैं, लाइक हमारे पास मोहरों का मसला है बड़ा, ठीक है, कि बहुत आपने ये सुना होगा कि एक कंप्लेन पेशेंट करते हैं कि हमारे जो है ना वो डिस्कें हिल गई हैं या मोहरे जो है ना आगे पीछे हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी टांग के अंदर हर वक्त दर्द रहता है और हम एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल में रहते हैं। सही। और वो काफ़ी टाइम बेचारे जो हैं वो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, वो पेन किलर्स लेते हैं इन तमाम मसाइलात की वजह से। पेन किलर्स लेते हैं, जो पेन किलर्स हैं वो जस्ट उनके पेन को रिलीफ दे रहे हैं,
जो एक्चुअल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो पेन हो रहा है वो वही खड़ा है। वो वहीं खड़ा है। तो इस तरफ जो है वो पेशेंट इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, ना ही उनको कोई इस तरीके से गाइड करता है कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है। आप जिस तरीके का अब जिसका इलाज कर रहे हैं वो आप पेन का कर रहे हैं, आप वो जो कॉज है वो जो है जिसकी वजह से वो नर्व या कोई भी रग जो है आपकी चढ़ी हुई है या कोई पट्टा आगे पीछे हुआ है तो वो वहीं खड़ा है। तो उसके इलाज के लिए जो है वो एक फिजिकल थेरेपिस्ट ही एक बेहतरीन उनके लिए सोल्यूशन है बड़ा। वो उसकी तरफ मूव करें और इंशाल्लाह उनका अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, ये किसी मसल के डिस्टर्ब हो जाने से या टिश्यूज फट जाने से या हड्डी का कोई मसला हो जाने से आपका ट्रीटमेंट का वे क्या होता है? मतलब उसको आप कैसे रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके जाते हैं, कैसे रिस्टोर करते हैं? एक्चुअली पहली बात तो ये है कि ये जस्ट फिजिकल थेरेपिस्ट को मैं तो फिजिकल थेरेपी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। ये सिर्फ जस्ट मसल या बोन्स के फटने या टूटने तक नहीं महदूद है। ठीक है। ठीक है, हमारा जो फिजिकल थेरेपिस्ट है वो न्यूरो में भी इन्वॉल्व है बड़ा, स्पोर्ट्स इंजरी में भी इन्वॉल्व है बड़ा, गायनी में भी इन्वॉल्व है बड़ा। हमारे बहुत सारे और मसाइलात हैं जिसके अंदर फिजिकल थेरेपिस्ट इन्वॉल्व है। सिंपल अल्फाज में ये कह दूं कि हर एक के अंदर गायनी से लेकर पीड्स, ऑर्थो, न्यूरो, इन सब में असिस्टेंट एक फिजिकल थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। कोई भी जो है हमारे पास जो डिजीज़ है बड़ी जिसमें इनकी ज़रूरत है, इसके बगैर जो है वो ठीक नहीं हो सकता। अब रही कोई चीज़ मसल वगैरह फट जाता है इस तरह का है तो वो अकॉर्डिंग टू केस हम इसको लेके चलते हैं। अब जिस तरह हमारे पास है कि हम एक टीम में शामिल हैं, एक फिजिकल थेरेपिस्ट जो है वो शामिल है, किसी का ऑपरेट हो गया, जस्ट एन एग्जांपल कि उसकी कोई फीमर जो है हम जिसको थाई की बोन कहते हैं, इसका जो है ना वो फ्रैक्चर हो गया। अब एक सर्जन ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसकी सर्जरी कर दी है। अब सर्जरी करने के बाद जो पेशेंट है वो काफ़ी अरसे के लिए बेड रिडन हो जाएगा, काफ़ी अरसा बेड पे जाके पहुंच जाएगा। सब घर वाले उसके एहतियात कर लेंगे कि आपने ना बड़ा ख्याल करना है, इसको मोड़ना नहीं है, ये नहीं करना। वो 2 महीने के बाद आपके पास दोबारा आ जाएगा कि डॉक्टर साहब आपने जो ऑपरेट किया था उसके बाद जो है मेरी हड्डी नहीं मुड़ी, मेरा घुटना वैसे का वैसा जम गया है। वो कॉन्ट्रेक्चर्स बन जाते हैं। अब उसमें सर्जन बेचारा, सर्जन ने तो बहुत अच्छी सर्जरी कर ली थी, अच्छा। वो पेशेंट के पास अवेयरनेस ही नहीं है कि सर्जन के बाद आप सर्जरी के बाद आपने एक फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाना है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है कि आप जो कि जिसका इशू था ही नहीं आपने उसको जोड़ के बैठ गए हैं, घुटने का तो इशू था ही नहीं, अब घुटना जमा के बैठ गए हैं। तो इस एक छोटी सी एग्जांपल है, इसमें एक फिजिकल थेरेपिस्ट ही इसकी हेल्प कर सकता है जो कि उसको रिहैबिलिटेशन के जरिए उसको वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में लेके आ सकता है। फिजिकल थेरेपिस्ट का एक्चुअली काम क्या है कि कोई भी डिजीज की वजह से अगर कोई फंक्शनल एक्टिविटी महदूद हो जाए, जस्ट एन एग्जांपल कि एक खाना खाने में भी मसला आ रहा हो या पानी पीने में मसला आ रहा हो, तो वो फिजिकल थेरेपिस्ट जो है बड़ा उसको अपनी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के जरिए वापस उस फंक्शनल एक्टिविटी तक लेके आता है। ठीक है। इसके अलावा फिजिकल थेरेपिस्ट का सबसे मेजर रोल है हमारे पास, जिस तरह फालिज, अगर हम आजकल के मौसम के बारे में बात करें तो फालिज जो है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो फालिज का इलाज जो है वो एक फिजिकल थेरेपिस्ट के अलावा है नामुमकिन है। मैं उसको नामुमकिन कहूँगा। बहुत सारे लोग मेरे से इस बात में इत्तेफाक नहीं भी करेंगे और बहुत सारे करेंगे भी सही, लेकिन ये मेरा अपना मानना है कि फालिज के बाद एक फिजिशियन जो है, न्यूरो फिजिशियन, वो उनकी मेडिसिन को चलाएंगे। उसके बाद अगर वो फालिज के बाद पेशेंट घर आके सिर्फ मेडिसिन के ऊपर रहेगा, जो हिस्सा पहले माजूर हो चुका है उसको बिल्कुल हरकत नहीं देगा, उसके नुकसान बहुत ज़्यादा है। एक तो वो हिस्सा, जिस्म का हिस्सा, लाइक ये मेरा फालिज हो गया, इसको ये मूव नहीं कर रहा, ये मूव नहीं कर रहा, अगर इसको मैं दोबारा खुद अपने हाथ से मूव नहीं करवाऊंगा तो दिमाग तक मेरे सिग्नल नहीं पहुंचेंगे। तो ज़रूरी है कि इसको हरकत दें ताकि इसके अंदर खून की गर्दिश बढ़े, ठीक है, इसकी जम ना जाए, ठीक है, और दोबारा यहाँ से नर्व जाके सिग्नल देती है दिमाग को, बार बार सिग्नल देने से वो जो है दोबारा दिमाग, अगर मेडिसिन से इफेक्ट आएगा और साथ ये काम होता रहेगा तो दिमाग को याद आएगा अच्छा ये मेरा हिस्सा था, अच्छा यहाँ मैंने काम करना है। तो वो जो भूला होगा वो साथ मेडिसिन के इफेक्ट की वजह से, साथ इसके, वो दोबारा अपनी पावर जो है वो रीगेन करने लग जाएगा। अच्छा, इसमें तरीका इलाज एक्सरसाइजेज के अलावा क्या है? मतलब है कि उसमें आपको मेडिसिन भी देते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो किस वे में जाकर इलाज करता है पेशेंट का? एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर फिजिकल थेरेपिस्ट जो जस्ट एक्सरसाइजेज का नाम नहीं है, एक फिजिकल थेरेपिस्ट के पास बहुत सारी मोडालिटीज़ होती हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही स्टार्ट में बता चुका हूँ कि फिजिकल थेरेपिस्ट के डोमेन में मेडिसिन और सर्जरी हम अलाउ नहीं है। अच्छा, ठीक है, एक फिजिकल थेरेपिस्ट जो है बड़ा वो मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब कर सकता, सजेस्ट कर सकता है, वो तो लाइक प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, इसको लिख नहीं सकता,
सेकंड ये कि ना ही वो सर्जरी कर सकता है। तो इनके पास फिजिकल थेरेपिस्ट के डोमेन में बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। बहुत सारे हमारे पास समझे आम लफ्ज़ों में बहुत सारी मशीनें हैं बड़ी, ठीक है। हम दवाई की जगह वो मशीन लगाते हैं जिस मशीन का कोई इफेक्ट नहीं आता, कोई नुकसानदेह नहीं होता। हम छोटी सी मशीन यूज़ करते हैं टेंस, ठीक है। वो हम पर्पस, उसके बहुत सारे पर्पस हैं, उसमें से एक ये है कि वो हम इस्तेमाल करते हैं कि जब आपको पेन, हम पेशेंट को पेन होता है तो हम वो मशीन लगाते हैं, उसका दर्द ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और उसके साइड इफ़ेक्ट जो है वो ज़ीरो है। एक्चुअली फिजिकल थेरेपी में हमारा जो मेन मकसद गोल ये है कि ना हमने ना इसको मेडिसिन फ्री करना है, ठीक है। ठीक है। लोग नेचुरली जो है ना अपनी सेहत को दोबारा रीगेन करें और अपनी फंक्शनल एक्टिविटीज़ की तरफ वापस जाएं और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। तो हेल्दी लाइफ हमारा मेन मोटिव है, और इसमें हमने मेडिसिन को बिल्कुल यूज़ नहीं करना। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट और मशीन्स हैं। हमारे पास अगर कोई आपने मसल्स के फटने की बात की तो या इस तरह, तो कोई मसल फाइबर माइनर सा कोई हो जाए तो हमारे पास एक मशीन यूज़ करते हैं जिसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। वो हीलिंग में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आती है, उसके बाकी सारे इफेक्ट्स और भी हैं पड़े। इसी तरीके से हमारे पास और ज़्यादा चीज़ें, जिस तरह हमारे पास ईएमएस होता है, ठीक है। हमने कोई फालिज का मरीज़ है, उसको आम लफ्ज़ों में कि करंट के झटके देना, ठीक है। तो वो जो सिग्नल नहीं जा रहा तो उसके ज़रिए हम उसको बार बार जो है वो उस मशीन के ज़रिए सिग्नल देते हैं उस नर्व के ऊपर कि ये करंट आ रहा है, करंट आ रहा है। कभी तो दिमाग पे सिग्नल पहुंचेगा और दिमाग जो है ना अपना काम करेगा। तो सिर्फ एक्सरसाइजेस के ज़रिए नहीं, हमने इसको डिफरेंट मशीन्स के ज़रिए भी हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। सेकंड ये कि इसमें हर एक्सरसाइज जो है अकॉर्डिंग टू डिजीज मॉडिफाई हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कमर के इशू एक पेशेंट को है तो हम उसको सेम ही, अगर वो सीख के चला गया कि फलां डॉक्टर साहब ने हमें करवाई थी, कमर का दर्द था, ये वाली एक्सरसाइज करवाई थी, तो वो माइट भी पॉसिबल किसी और को वो उसका नुकसान कर दे, ठीक है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड और उसके डायग्नोसिस बनाने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि इसको कौन सी एक्सरसाइजेज हमने करवानी है। और इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे, मतलब एक फिजिकल थेरेपिस्ट के पास टेक्निक्स होती हैं जिसको वो यूज़ करते हैं, और जो है वो अपनी ट्रीटमेंट में जो कि हेल्प आउट करती हैं। मोबिलाइजेशन होती है, मैनिपुलेशन होती है हमारे पास। इसके अलावा अब इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो माशाल्लाह से अवेयरनेस आ गई और इसमें इम्प्रूवमेंट हो गई है। अब ड्राई नीडलिंग हम करते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पेशेंट के लिए इफेक्टिव है बड़ी। अच्छा, आम कुछ लोगों के ज़हन में जितनी हद तक एक अवेयरनेस है तो उनके ज़हन में ये है कि शायद ये जो फिजियोथेरेपी है ये मसल्स, जोड़ों और हड्डियों के मसाइल और टूट फूट का जो है वो उसकी एक्सरसाइजेस का नाम है। लेकिन आपने बताया कि ये फालज है, लकवा है, शाटिका और ये मुख्तलिफ किस्म के जो जिस्म के जो मसाइल हैं जी जी। इनके अंदर भी, न्यूरो के मसाइल के अंदर भी ये जो है ना वो हेल्प आउट करता है। और एक डोमेन फीमेल की जो है यानी कि गायनी केसेस में भी, जहाँ पर हमला ख़वातीन के लिए, आप क्या कहेंगे कि इस जगह पर भी आकर किस हद तक, कहाँ कहाँ किसी फीमेल के लिए ये हेल्पफुल है और किस अंदाज में इसकी हेल्प की जाती है खातून की? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है जो कि मिसिंग था, और बहुत सारे लोग इसका पेशेंट्स भी पूछते हैं। एक्चुअली फिजिकल थेरेपी जो है फीमेल के लिए तो बहुत ज़्यादा मुअस्सर है, ठीक है। इवन कि उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी मंथ से लेकर लास्ट मंथ तक और आफ्टर हमारे डिलीवरी के। अच्छा। इसमें सबसे ज़्यादा मैं छोटी सी कंप्लेन बता दूं कि डिलीवरी के बाद जो है फीमेल पेशेंट्स को, इवन कि कुछ पेशेंट्स को ये आता है कि पेशाब के, छोटे पेशाब के खतरे आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेज जो हैं पेल्विक से रिलेटेड होती हैं। जब एक बेबी की बर्थ होती है, चाहे वो सीजेरियन से हो चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, तो उसमें क्या होता है कि वो सारे इर्द गिर्द के जितने भी मसल्स या पट्टे हैं पड़े, या तो वो कट जाते हैं सीजेरियन के अंदर, या वो इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं कि वो अपना यूरिनेशन के उसके प्रोसेस को पे इतनी ज़्यादा कमांड नहीं रहती। तो वो इसके बाद फिजिकल थेरेपिस्ट के आने के बाद, तो फिजिकल थेरेपिस्ट क्या करता है, वो पेल्विक के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। अच्छा। कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि वो उनका यूरिनेशन में जब वो छोटा पेशाब करते हैं तो वो जो ड्रिबलिंग या हमारे पास छोटे पेशाब के कतरे आ रहे होते हैं उन पे कंट्रोल बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। ठीक है। अब इसी पेल्विक से रिलेटेड हम अगर बात कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं बड़ी, जिनमें हमारे पास कुछ मर्द हजरात जो हैं बड़े वो शिकायत अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में करते हैं। तो इस फिजिकल थेरेपी में कुछ एक्सरसाइजेज जिसको हम कीगल एक्सरसाइजेज भी कहते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। ना कि जो बहुत सारी डेंजरस मेडिसिन लेने के बाद उनको वो रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं, वो एक गुड हेल्थ के साथ एक सिर्फ जस्ट उन्होंने एक्सरसाइज करनी है स्पेसिफिक मसल्स की, ओके। ठीक है, तो वो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। ओके। और थर्ड ये है कि अगर हम फिजिकल थेरेपी में बात करें तो
फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, ठीक है। तो उनको नॉर्मल डिलीवरीज के लिए भी हम कुछ ना कुछ फिजिकल थेरेपिस्ट जो है बड़ी बहुत स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं कि वो स्पेसिफिक एक्सरसाइज करने के बाद वो नॉर्मल डिलीवरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके मसल्स की स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है जब वो बच्चे को उन्होंने डिलीवर करना है। ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करती है। तो ये ठीक। पेल्विक के एरिया में दोनों में, इवन कि वो फीमेल है या वो मेल है, तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है फिजिकल थेरेपी। ओके। जी। अच्छा, बच्चों के हवाले से छोटे बच्चे जो होते हैं ना, तो उसमें किन किन मसाइल का वो सामना कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर बच्चों के लिए जो है वो फिजियोथेरेपी आप समझते हैं कि हेल्पफुल है, छोटे बच्चों के लिए बताइएगा। जी, अब इस तरह है कि हमारे पास कुछ बच्चे ख़ास तौर पे जिनमें कज़न मैरिजेज़ होती हैं, ओके। ठीक है? तो उनमें ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन डिज़ीज़ है बड़ी सेरेब्रल पाल्सी, सीपी, कि उसमें हमारे पास माइलस्टोन, मतलब एक बच्चे ने 3 महीने में बैठना है, उसको 3 महीने के बजाय वो जाके 2 साल में जाके बैठता है। जिसने 3 महीने में जाके हम कहते हैं कि नॉर्मली हम अगर डिसाइड करते हैं कि 3 महीने में बच्चा जो है ना अपनी गर्दन सँभालता है, 6 महीने में जाके बैठता है, 2 स्लो ग्रोथ होती है स्लो उसकी। उसमें इस डिजीज के अंदर ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो हो जाती है, और कुछ लेवल पे ऐसा होता है कि वो ग्रोथ होती नहीं है, वो काम पूरी जिंदगी नहीं कर सकता, वो डिपेंडेंट रहता है। ओके। ठीक है। और इसी सूरत हाल के अंदर इसमें एक फिजिकल थेरेपिस्ट की काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, जो कि उसकी मसल की स्ट्रेंथ करता है, और साथ साथ उसकी लाइफ में मॉडिफिकेशन लेके आता है। लाइक उसके लिए चेयर डिफरेंट लेके आएगा, उसके लिए ईच एंड एवरीथिंग जो है अपनी वो अकॉर्डिंग टू नीड जो है वो मेंटेन करेगा। इस तरीके से आपने बहुत सारा सुना होगा कि बच्चों के पैदाइशी तौर पे पाँव टेढ़े होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जब बच्चा होता है उसमें उसकी हड्डी जो है वो इतनी ज़्यादा प्रॉपर जो है उसकी ग्रोथ नहीं होती, तो उसमें कुछ लेवल के ऊपर अकॉर्डिंग टू बेबी, और उसमें हम क्या करते हैं, जो भी पीडियाट्रिशियन जो है वो उनको डील कराता है उसकी मुशावरत के साथ। ठीक है। इसमें हमारे कुछ फिजिकल थेरेपिस्ट जो हैं बड़े वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि हम खुद ही, अगर कहीं पे अगर आपके साथ कोई कंसल्टेंट है तो आप एज अ टीम जो है उनके साथ मशवरा करें, तो उसमें ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। क्योंकि कोई भी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को देखने के बाद इसमें बच्चों के पाँव टेढ़े हो गए हैं, या कभी आपने देखा होगा कि जैसा सीपी है बड़ा, और इस डाउन सिंड्रोम है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सारी डिलेड माइलस्टोन में चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फिजिकल थेरेपिस्ट जो हैं बड़े वो हेल्प आउट करते हैं। और अगर हम आजकल के हवाले से, अगर नॉर्मल बच्चा भी है तो उसमें भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई हैं। लाइक पहले एक 12 साल की उम्र था तो किसी बच्चे को कुछ होता नहीं था कि कोई ऑर्थो से रिलेटेड हो या मसल से रिलेटेड हो। अब तो एक छोटा सा बच्चा भी है, वो मोबाइल लेके बैठा है, वो 2 साल का है, वो मोबाइल यूज़ कर रहा है, उसके हर वक्त जो है ये नेक के मसल जो है वैसे वो चले जाते हैं। 6-7 साल की उम्र के अंदर उसके कंधों के ऊपर इतना भारी बैग लटका दिया जाता है कि वो बेचारे बच्चे के वेट से ज़्यादा बैग होता है। तो अब तो इस तरह का हो गया कि एक बड़ी कम एज के साथ साथ जो है ना वो हमारे पास केसेस आने लगे हैं कि नेक के मसले जिनको हो गए हैं, कमर के आंखों इशू के हो गए आंखों के हैं, मसाइल भी। आंखों के मसाइल हो गए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, और बाकी जो आपसे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इन सब चीज़ों में तो सीपी इन है, तमाम प्रॉब्लम्स को फिजियोथेरेपी के थ्रू जो है वो ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। अगर ठीक नहीं किया जा सकता तो उनको मॉडिफाई किया जा सकता है, लाइक वो इस काबिल हो जाएं कि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो विदाउट रिस्ट्रिक्शन जो है वो अपनी गुजार सकें। ओके। क्योंकि कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं कि वो ठीक हो ही नहीं सकती, अभी तक हो ही नहीं पा रही। तो उसमें फिजिकल थेरेपिस्ट की एब्सेंस में वो डेंजर की तरफ जाएंगी, लेकिन फिजिकल थेरेपिस्ट की प्रेजेंस में वो डेंजर की तरफ नहीं जाएंगी। अच्छा। जिस बच्चे ने फॉर एग्जांपल 3 महीने 6 साल के बाद उसने मुकम्मल बेड पे बैठना है, तो वो फिजिकल थेरेपिस्ट की हेल्प की वजह से 30 साल अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकता है। जिसने 20 साल बेड पे जाना है तो वो अपनी ज़िंदगी पूरी गुजार सकता है फिजिकल थेरेपिस्ट की हेल्प की वजह से। स्पोर्ट्स इंजरीज में आपका फिजियोथेरेपी जो है वो किस हद तक उसमें कारामद है, और मसल को स्ट्रेंथन करने के हवाले से, या किसी मसल्स के मुख्तलिफ जो हैमस्ट्रिंग और डिफरेंट जो आते हैं इसके अंदर जो डैमेजेस आते हैं, इनको रिकवर करने के हवाले से फिजियोथेरेपी का क्या रोल है? बिल्कुल, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा रोल है फिजिकल थेरेपिस्ट का। आई थिंक रोल ही सिर्फ फिजिकल थेरेपिस्ट का है। रिसेंटली हमारे पास अभी वर्ल्ड कप के अंदर भी आपने मैच देखा होगा, ठीक है। तो उसमें भी मैक्सवेल के साथ जो है वो अगर फिजिकल थेरेपिस्ट की प्रेजेंस ना होती तो आई थिंक वो एक सर्वाइव ना कर पाता। इसमें हमारे पास बहुत सारे क्योंकि एक मसल सोरनेस हो जाती है, इवन कि मसल जो है कोई लिगामेंट का इंजरी हो जाती है, कोई टेंडन की इंजरी हो जाती है। इन सब केसेस के अंदर सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव हमारे पास ट्रीटमेंट आता है स्पोर्ट्स के लिए, वो एक फिजिकल थेरेपिस्ट का है बड़ा। क्योंकि स्पोर्ट्स के लिए हमें दोबारा रिकवरी जल्दी चाहिए होती है।
तो अगर वही पेशेंट जो है वो किसी जिम में जाके किसी उसकी असिस्ट लेगा, तो वो इतनी जल्दी जो है वो उसकी रिकवरी नहीं होगी। अगर वो रिकवरी होगी भी सही, तो वो दोबारा री इंजरी के चांसेस ज़्यादा है बड़े। तो एक फिजिकल थेरेपिस्ट को ही पता है कि एक्चुअली ये मसल कितनी स्ट्रेंथ गेन कर सकता है, कितने दिनों के अंदर हम इसकी इंजरी से वापस लेके आ सकते हैं, और किस वे से, कितनी रेपिटेशन के साथ। तो एक फिजिकल थेरेपिस्ट में तो बहुत ज़्यादा, ये एक वाहिद हमारे पास, मैं कहता हूँ कि फिजिकल थेरेपिस्ट की डोमेन आती है, फील्ड आती है, जिसमें सबको अवेयरनेस है कि स्पोर्ट्स इंजरी जो है वो टोटली जो है एक फिजिकल थेरेपिस्ट ही इसको मतलब मैनेज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, इंजरी इस लेवल की हो जाए, कोई फ्रैक्चर हो जाए, तो ऑटोमेटिकली फिर एक सर्जन ही उसको देखेगा। अगर इससे थोड़ी सी हमारे पास लेवल की हो, तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में फिजिकल थेरेपिस्ट में काफ़ी ज़्यादा मुफीद है। हाँ, स्पोर्ट्स इंजरी में एक जो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ज़रूरी चीज़ ये है, अगर उन तक पैगाम पहुँचे, तो वो सिलेक्शन के चक्करों में अपनी इंजरी छुपाने लग जाते हैं। क्योंकि उन्होंने सिलेक्शन करवानी होती है ऑटोमेटिकली, तो अगर वो अपनी सिलेक्शन कमेटी को भी बता दें कि भाई मेरे कंधे में दर्द है, तो ऑटोमेटिकली उनको ड्रॉप किया जाएगा। ठीक है। तो बेस्ट तो ये है कि वो जो अभी एक दो सिलेक्शन की वजह से अपनी ड्रॉप कर रहे हैं खुद को, तो इससे बचें और एक फिजिकल थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें और अपना पहला इलाज करवाएं। ये ना हो कि आप सक्सेस के बिल्कुल पीक पे खड़े हो, और वहां पर आपको वो इंजरी जो कि आपने एक सिलेक्शन की वजह से छोड़ी थी और उसको ट्रीटमेंट नहीं किया था, वो आपके लिए बाद में मसला बन जाए। तो कोई भी छोटी सी इंजरी हो, आपके पास बहुत सारे फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, बड़े बहुत अच्छे फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, उनसे कंसल्ट करें, और इसका फ़ौरन से पहले जो है अपना अपना ट्रीटमेंट करें, और इसको छुपाएं नहीं, काइंडली इसको छुपाएं नहीं। बेहतर ये है कि आप इसका ट्रीटमेंट करें। अच्छा, पेशेंट्स के हवाले से तो बात होगी। मुझे ये बताइए कि अब जैसे जैसे लोगों के अंदर अवेयरनेस इस चीज़ की फैलती जा रही है, लोगों को पता चलता जा रहा है कि जनाब एक तरफ जो डॉक्टर्स हैं जो कि मेडिकल की फील्ड से उनको प्रॉपर प्रेस्क्राइब करते हैं कि उन्होंने क्या इलाज करना है, तो दूसरी जानिब फिजियोथेरेपिस्ट वो किस तरीके से अपना किरदार अदा करता है। तो उसके साथ जैसे जैसे अवेयरनेस ये आ रही है, इसके साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं इनकी तादाद में बड़ा खातर खा इजाफा देखने को मिल रहा है। यानी आप तक तमाम शहरों में देखें, हर जगह पर बहुत से इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट। तो आप क्या समझते हैं कि इन आने वाले जो हमारी यूथ है, जो नए हमारे आने वाले जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मार्केट में इनकी कितनी जगह है और इनके आगे बढ़ने के चांसेस कितने हद तक हैं, और गवर्नमेंट को इसके अंदर मजीद बेहतरी लाने के लिए इन बच्चों के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? ये एक आपने ऐसा सवाल पूछा जो कि बहुत ज़रूरी था। एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट मैं ये चाहूँगा कि ये सवाल हर प्लेटफॉर्म के ऊपर पूछा जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि पहले एक इंटरेक्शन जो है डॉक्टर्स का, फिजिशियन का और एक फिजिकल थेरेपिस्ट का कम था। अब जो है ये इस तरीके का है कि फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जो है डॉक्टर्स खुद पेशेंट भेज रहे हैं। अगर एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, अगर उनको लग रहा है कि एक फिजिकल थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, तो वो अपनी टीम में उसको शामिल कर रहे हैं। एक न्यूरो फिजिशियन के पास फिजिकल थेरेपिस्ट है। आज से अगर हम 10 साल पहले चले जाएं, तो किसी भी न्यूरो फिजिशियन के पास फिजिकल थेरेपिस्ट की प्रेजेंस नहीं थी। अब हम देखें तो हर एक न्यूरो फिजिशियन, सर्जन, या हमारे पास ऑर्थोपेडिक, या इवन कि किसी हॉस्पिटल प्राइवेट सेटअप के अंदर ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे एक फिजिकल थेरेपिस्ट ना मौजूद हो। अब इसमें थोड़ी सी कुछ बातें ऐसी हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा क्रिएट कर सकती हैं। ऐसा है कि इसमें कुछ जो है एक फिजिकल थेरेपिस्ट की भी गलती है कि वो अपने डोमेन से ज़्यादा बढ़ के जो है ना उसमें मशवरा देने लग जाते हैं, लाइक जो कि उनकी डोमेन नहीं है, लाइक जिस तरह मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना, वो एक ऑटोमेटिकली एक कंसल्टेंट काम है, कंसल्टेंट ही उसको देखेगा। अब कुछ मामला ऐसे हैं जिसमें ना कंसल्टेंट का काम नहीं होता, उसमें एक फिजिकल थेरेपिस्ट ही उसको डील कर सकता है। ठीक है। अब मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल दूं, अगर एक पेशेंट आपका किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास चला जाए, उसको बोले कि मुझे हेडेक है, अब वो उसको ऐसी मेडिसिन दे देगा कि बेचारा वो हेडेक क्या, उसको तो जागने के भी लाले पड़ जाएंगे, वो उसमें बहुत ज़्यादा सिडेशन होनी है। अब इसके बरक्स एक फिजिकल थेरेपिस्ट उसको क्या करेगा कि क्योंकि कॉमन है हमारे पास मोबाइल का यूज़ की वजह से ये सारे सर्वाइकल के जो मसल्स है बड़े, ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। जब ये तो हमारे पास एक मोस्ट कॉमन ट्रेपीजियस अगर टाइट हो जाए, तो ये एग्जैक्टली सारा ये पेन करता है आंख के ऊपर तक का। ठीक है, तो ये सर्वाइकोजेनिक जिसको हम पेन कहते हैं, जो कि मोस्टली विद इन 1 to 2 सेशन एक फिजिकल थेरेपिस्ट से वो ठीक भी हो सकता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें दोनों तरफ से बाउंड्रीज को जो है वो उसमें लिमिट में नहीं हो रहा। तो इसमें रिक्वेस्ट सबसे है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमें विद इन रेंज जो है अपना वो काम करना चाहिए,
क्योंकि हर एक फील्ड का अपना एक सर वो है काम है। अगर वो अपनी लिमिट में काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो बहुत बेस्ट हो जाएंगी। सेकंड ये है कि फिजिकल थेरेपिस्ट पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं देखूँ तो 10% 5% अगर बाकी से कंपैरिजन करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास बहुत अर्सा पहले इवन कि कैलिफोर्निया के अंदर फिजिकल थेरेपिस्ट को अलाउ कर दिया गया था कि वो मेडिसिन को भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हमारे पास बाहर जो है इंजेक्शन थेरेपी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फिजिकल थेरेपिस्ट उसकी डोमेन में आ गई है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिजिकल थेरेपिस्ट को एक सर्जन जो है या इवन कि कोई भी अलाउ नहीं करता, जिसकी वजह से वो मजबूर है कि वो इस तरीके से काम कर रहा तो है। उसकी क्या इसकी इस फील्ड में उसकी जो डिग्री होती है उसमें उसकी उसकी एजुकेशन ऐसी है कि वो ये काम कर सके? एजुकेशन आई थिंक उससे बढ़ के रहे जितना वो काम कर रहे हैं। क्योंकि 5 ईयर प्रोग्राम है। मेडिसिन के हवाले से क्या उसको एजुकेट किया जाता है ड्यूरिंग द डिग्री? यस, ड्यूरिंग आप किसी भी यूनिवर्सिटी के आप सिलेबस करिकुलम उठा लें, आप यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का ले लें, आप जीसी का ले लें, आप सरगोदा का ले लें, यहाँ के हमें जितने वेल नोन हैं बड़े, अब इनके उठा लें। आप इनके मेडिसिन भी पढ़ते हैं ये बच्चे इवन के माइनर लेवल की सर्जरी भी पढ़ते हैं और इनके अंदर एक सब्जेक्ट होता है फार्माकोलॉजी। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जो कि टोटली जो है ना मेडिसिन से रिलेटेड है बड़ी। थर्ड ये है कि ये सारी चीज़ों की जो वजह है बड़ी, ये चीज़ें हमारे पास क्यों नहीं हो रही, उसकी वजह है कि पाकिस्तान के अंदर फिजिकल थेरेपी से रिलेटेड कोई काउंसिल नहीं है, जो कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्योंकि इस काउंसिल ना होने की वजह से किसी भी फिजिकल थेरेपिस्ट की हमारे पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। इसमें ये सारी चीज़ें जो है ये ख़राब इस वजह से हो रही है क्योंकि कोई भी रूल्स नहीं बने हुए। इवन के हॉस्पिटल्स के अंदर भी नहीं है कि एक फिजिकल थेरेपिस्ट किस लेवल के ऊपर काम कर सकता है। एक छोटे लेवल का एक ग्रेजुएट बच्चा है बड़ा, वो कंसल्टेंट बना हुआ है, और एक कंसल्टेंट है वो सिंपल बैठा हुआ है। और ये सारी जो चीज़ें हैं बड़ी, वो सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ना होने की वजह से है। आप फार्मेसी की देख लें, उनकी अलग काउंसिल है। आप इनकी देख लें, नर्सिंग की देख लें, उनकी अलग काउंसिल है। इसकी एमबीबीएस वगैरह की इनकी वैसी भी है। फिजिकल थेरेपिस्ट की 5 साल की डिग्री, उसके बाद 1 साल की हाउस जॉब, उसके बाद भी इसको अलाइड में डाला गया है। ठीक है, तो ये सारी जो है ये एक ऐसे ड्रॉबैक्स हैं और ऐसी कमी है बड़ी, जो कि बहुत जल्दी जो है इसको हुकूमत के लेवल के ऊपर, इवन के हर, क्योंकि अब तो हर लेवल के ऊपर अवेयरनेस है। हर इंसान को पता है कि फिजिकल थेरेपिस्ट की कितनी ज़रूरत है और क्या क्या काम है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हर 17 बेड के ऊपर एक फिजिकल थेरेपिस्ट की रिक्वायर्ड है। मतलब अगर हम अपने ही यहाँ पर एक गवर्नमेंट सेटअप में ले लें तो आप मैक्सिमम देखेंगे 2 या 3 जो हैं फिजिकल थेरेपिस्ट काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट देखें तो आपको हर 17 बेड के ऊपर एक फिजिकल थेरेपिस्ट की ज़रूरत है। हम यानी कि हमने शोबे तो अलग से बना दिए, लेकिन अगर आप देखा जाए तो गायनी हो, पीड्स हो, चाहे वो न्यूरो हो, चाहे वो बहुत तमाम जितने ऑर्थोपेडिक्स में जितने भी शोबे हैं, हर जगह पर अलग अलग फिजियोथेरेपिस्ट रिक्वायर्ड हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और खासतौर पे हॉस्पिटल्स के अंदर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है क्योंकि आप आईसीयू तक ऑपरेट में। आईसीयू सीसीयू में वैसे फिजिकल थेरेपिस्ट की आपको, अगर हमने एक चीज़ को डिस्कस बल्कि कर लेते हैं कि कोविड में सबसे ज़्यादा एक बहुत अच्छा जो है वो ट्रीटमेंट प्लान फिजिकल थेरेपिस्ट ने दिया था। लंग से रिलेटेड आपकी जितनी भी एक्सरसाइजेज थी, ब्रीदिंग कंट्रोल एक्सरसाइजेज, वो फिजिकल थेरेपिस्ट की हेल्प की वजह से बहुत अच्छे हुए। और फिजिकल थेरेपिस्ट बहुत बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आईसीयू सीसीयू के अंदर विद पोस्टर ड्रेनेज एक टेक्निक होती है, उसके ज़रिए बहुत सारी सिक्रीशन बाहर निकलवा लेते हैं और वो पेशेंट जो है बड़ा वो काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट आता है। तो और इसके अलावा हमारे पास आपने देखा होगा कि बहुत सारे मरीज ऑपरेशन के बाद बेड के ऊपर पड़े रहते हैं, तो बेड सोर्स बन जाते हैं। ऐसा होता है कि कोई खास स्पेसिफिक जगह के ऊपर पूरी जिस्म जो है वो गलने लग जाता है क्योंकि उन्होंने मूव ही नहीं करना होता। तो वो जो सारी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो मेंटेन करनी है वो एक फिजिकल थेरेपिस्ट ने करनी है। तो ये सारी डेफिशिएंसीज हैं और यही वजह है कि एक पेशेंट ठीक होने के बजाय वो बार बार उसी हॉस्पिटल के अंदर घूम रहा है क्योंकि उसको एक स्टेप बाय स्टेप पहुंचाया नहीं जा रहा। मतलब फॉर एग्जांपल आपने सर्जरी करवानी है, सर्जरी के बाद आपने फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाना है, बिहेवियर थेरेपिस्ट के पास जाना है, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना है। इस तरीके से आप बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे। लेकिन सर्जन के पास जाएगा, उसके बाद उसको इल्म नहीं होगा, वो घूम घूम के दोबारा सर्जन के पास जाएगा और एंड में क्या होगा, वो मफलूज हो जाएगा, अपाहिज हो जाएगा, अपनी बेसिक लाइफ से हट जाएगा। वो बेचारा जो कि एक नॉर्मल सर्जरी थी उसके बाद जो है वो किसी सहारे के ज़रिए चल रहा होगा और उसकी अपनी पर्सनल लाइफ जो होगी वो बिल्कुल तकरीबन डेड हो जाएगी। तो ये सारी अवेयरनेस की बात है और आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा अवेयरनेस जो है बड़ी वो मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट को करनी चाहिए।
अगर थैंक गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर नहीं हो रही तो हमें एक दूसरे की लाइक डॉक्टर्स हैं बड़े, उनको गाइड करना चाहिए, हमें गाइड करना चाहिए कि हमने पेशेंट को कहाँ भेजना है, ताकि इसमें मैक्सिमम पेशेंट्स का जो है ना वो भला हो, और इतनी महंगाई के अंदर वो थोड़ा सा उनके लिए ईजी हो जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर शान अली, आपने हमें टाइम दिया और फिजियोथेरेपी के हवाले से जो है वो हमारे नाजरीन को आपने बहुत सारी अवेयरनेस दी, उनको बताया। यकीनन नाजरीन को बहुत कुछ सीखने और देखने को मिला होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, देखा होगा, और आपने अगर आपके आसपास अपने दाएं बाएं में या अपनी फैमिली में कहीं पर भी कोई ऐसा पेशेंट अब आपको इस तमाम डिस्कशन के बाद फ़ौरन याद आया हो कि जिसको कि एक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है डॉक्टर के साथ साथ या डॉक्टर के अलावा, तो यकीनन अब आपको फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ मूव करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको आज कुछ ना कुछ एक नई अवेयरनेस मिली होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर फैसल जहाँ को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और हमारा चैनल अगर अभी तक आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मिल जाइए हमारे साथ और बन जाइए हिस्सा उर्दू जायज़ा का। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।